So this is another part of our chapter agriculture. इस लेक्चर का हमारा मेन एम ये होगा कि हम दो क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली होगी वीट, दूसरी होगी राइस। शुरू करते हैं वीट से। वीट आपकी कंट्री का स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड का मतलब ये होता है कि मोस्ट कंज्यूम क्रॉप है ये आपकी। सबसे ज्यादा आपके मुल्क में जो क्रॉप कंज्यूम होती है वो है वीट। ठीक है, वीट एक रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप का मतलब क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। रबी क्रॉप का मतलब होता है जो कल्टीवेट होती है अक्टूबर नवंबर में और हार्वेस्ट होती है अप्रैल मई में। विंटर में लगती है और हार्वेस्ट होती है समर में। ये बात आपको अपने जहन में बिठा देनी है। रबी और खरीफ में कभी अब कंफ्यूज नहीं होना। रबी विंटर में लगती है और हार्वेस्ट समर में होती है, और खरीफ समर में लगती है, हार्वेस्ट विंटर में होती है। तो जो वीट है वो एक रबी क्रॉप है। वीट की प्लोइंग करी जाती है विंटर्स में और हार्वेस्ट होता है ये समर्स में। वीट किस लिए यूज होता है? वीट बेकरी आइटम में यूज होता है, वीट आपकी रोटी बनाने में यूज होता है, ब्रेड मेकिंग में यूज होता है। ये सब के वीट के यूज है। और वीट का जो बाय प्रोडक्ट होता है उसका भी एक यूज होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वीट का प्रोसेस देखते हैं कि वीट आपका ग्रो कैसे होता है। वीट की फसल की जमीन की सबसे पहले प्लोइंग की जाती है। और प्लोइंग आप कब करते हो? अक्टूबर नवंबर में, विंटर्स में। उसके बाद आप सोइंग करते हो। प्लोइंग करी अक्टूबर नवंबर में, फिर सोइंग करी फौरन ही। सोइंग के बाद आप जब इरिगेशन करोगे वो पहले महीने में करोगे। जब आपने सोइंग करी विद इन 1 मंथ आप उस क्रॉप को, उस जमीन को आप पानी दे दोगे। ठीक, द फर्स्ट इरिगेशन इज डन इन द फर्स्ट मंथ आफ्टर सोइंग, और सेकेंड इरिगेशन अगले महीने होगी। तो हर महीने वीट को एक इरिगेशन चाहिए, एक दफा क्रॉप को पानी देना हर महीने। ठीक, ऐसे करके उसको 5 महीने देना पड़ता है आपको पानी। 5 महीने में ये फसल ग्रो होती है और 5 महीने आपको उसको पानी देना। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? Wheat is sown in October, November after plowing the fields. The first irrigation is given the first month after sowing. Second irrigation is given 1 month later. In total, wheat needs 4 to 5 irrigation. Harvesting requires a lot of manual labor. इसके हार्वेस्टिंग के लिए आप अक्सर मैनुअल लेबर ही यूज करते हो। ठीक है, ये वीट की ग्रोइंग प्रोसेस था। ये पूरा वीट का ग्रोइंग प्रोसेस है। वीट एक रबी क्रॉप है। वीट आपके मुल्क का स्टेपल फूड है, मोस्ट कंज्यूम क्रॉप है। ठीक है, वीट के बाय प्रोडक्ट होते हैं। अच्छा, बाय प्रोडक्ट क्या होता है ये हम समझते हैं। वीट के आपने हार्वेस्टिंग करी, हार्वेस्टिंग के बाद अच्छा एक और बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वीट की पिक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है। वीट, राइस, शुगर केन, कॉटन, इनका एग्जाम में कहता है कि पिक्चर से भी आपको पता होना चाहिए कौन सी क्रॉप है। एक दफा इसने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसने एक पिक्चर दे दी क्रॉप की, बताओ कि ये कौन सी क्रॉप है। शुगर केन की पिक्चर दे दी, बताओ ये कौन सी क्रॉप है। तो आपको पिक्चर से भी क्रॉप का अंदाजा होना चाहिए कौन सी क्रॉप है। गोल्डन कलर के होते हैं वीट, गोल्डन येलोइश कलर के होते हैं वीट, और ऐसे कुछ दिखते हैं। अच्छा, जो ये वीट का बाय प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ उसका समझाने का मकसद है कि जो वीट के ऊपर देख लो, ये वीट का छिलका होता है, इसकी आउटर कवरिंग होती है, इसके अंदर इसका सीड होता है। तो सबसे पहले तो आप इसकी हार्वेस्टिंग करते हो, इसको काटते हो। हार्वेस्टिंग के बाद इसकी होती है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है ये हमने ऊपर प्रोसेसेस में सीखा था। ये एसिड, ये वीट की फसल, वीट की फसल को आप मारते हो, इससे इसका छिलका अलग होता है और उसका दाना जो ग्रेन है वो अलग होता है। आपका जो मेन काम है वो ग्रेन है, वो दाना है, और जो छिलका होता है वो उसका बाय प्रोडक्ट होता है। अब बाय प्रोडक्ट भी मैं आपको समझाता हूं बाय प्रोडक्ट क्या होता है। एक सेकेंड, व्हाट इज अ बाय प्रोडक्ट? बाय प्रोडक्ट का आसान जबान में, लेमैन टर्म में, इसका मतलब ये होता है कि बाय प्रोडक्ट इज अ थिंग जो आपका एक सेकेंडरी कोई चीज निकले। मेन काम आपका बाय प्रोडक्ट उगाना नहीं था, बाय प्रोडक्ट चाहिए नहीं था आपको।
आप तो वीट के लिए आपने क्रॉप लगाई, आपने गंदम के लिए क्रॉप लगाई, उसमें से उसका एक सेकेंडरी आइटम निकला, उसको कहते हैं बाय प्रोडक्ट। समझ आई? तो बाय प्रोडक्ट इज शाफ। शाफ इसके छिलके को बोलते हैं, राइस के छिलके को बोलते हैं हस्क। शाफ जो होता है वो होता है वीट का छिलका, वीट की आउटर कवरिंग। जब आप थ्रेशिंग करते हो तो ग्रेन अलग होता है और छिलका अलग होता है, और जो छिलका होता है उसको कहते हो शाफ। ये आपका यूज होता है एनिमल फीड में, और आप इसको पानी के साथ मिक्स करते हो, और आप इससे जो गांव में जो लोग होते हैं वो अपनी छत बनाते हैं। मिक्सिंग विद मड एंड वाटर यूज टू कवर रूफ ऑफ द हाउस। पानी और मिट्टी के साथ आप इसको मिलाते हो, वो अपनी छत बनाते हो। समझ आई? तो शाफ इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ वीट। याद रखनी है ये बात, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछ सकता भी है। व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ वीट, और यूज भी बताओ। तो शाफ इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ वीट, और ये यूज होता है एनिमल फीड में, और आप इसको मिक्स करते हो मिट्टी और पानी के साथ, उसकी रूफ बनाते हो। ठीक है, फिर आ जाओ, जो वीट की यील्ड है वो बढ़ क्यों रही है? एक दफा एग्जाम में सवाल पूछा, भाई वीट की यील्ड क्यों बढ़ रही है? तो भाई वीट की यील्ड इसलिए बढ़ रही है, आप मशीन ज्यादा यूज कर रहे हो, आप HYV सीड ज्यादा यूज कर रहे हो, फर्टिलाइजर ज्यादा यूज कर रहे हो, आप मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम यूज कर रहे हो, आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हो। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है, गवर्नमेंट बोलती है भाई वीट की फसल लगाओ, मैं आप पर टैक्स नहीं लूंगी, मैं आपको और चीजें प्रोवाइड करूंगी। तो इन सब वजहों से वीट की यील्ड बढ़ रही है। वीट की यील्ड क्यों बढ़ रही है दोबारा हम डिस्कस कर रहे हैं। आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, आप HYV सीड्स यूज कर रहे हो, अच्छी क्वालिटी के, गुड क्वालिटी, जिससे क्वांटिटी भी ज्यादा होती है और क्वालिटी भी आपकी क्रॉप की ज्यादा होती है। ये पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, ये ड्राउट रेजिस्टेंट होते हैं, इनसे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव होती है, एक जमीन पर ही ज्यादा पैदावार होगी। आप पेस्टिसाइड यूज करोगे, आप मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम यूज करोगे, मॉडर्न मशीनरी यूज करोगे, और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। ये कुछ 6 से 7 बातें जिससे आपके वीट की यील्ड बढ़ रही है। आप एक सवाल ये भी आता है कि वीट की यील्ड कम क्यों हो रही है, क्यों पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट नहीं है वीट के लिए? शुरू में जब पाकिस्तान बना था, अयूब खान के दौर तक तो आपका सही था, उसके बाद से वीट की शॉर्टेज होना शुरू हो गई, तो वीट आप फिर इंपोर्ट करना पड़ता है आपको USA से और बाकी दूसरी कंट्रीज से, आप वीट इंपोर्ट करते हो। हालांकि स्टेपल फूड है, मोस्ट कंज्यूम प्रोडक्ट है, आपको तो ये सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, पर फिर भी आप नहीं, फिर भी आप इंपोर्ट करते हो वीट को। क्यों इंपोर्ट करते हो? सवाल ये है, आज का सवाल है कि वीट को आप इंपोर्ट करते क्यों? वीट को आप इसलिए इंपोर्ट करते हो क्योंकि आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा। दूसरी बात, आपकी कल्टिवेबल लैंड अब कम बची है, वाटर लॉग और सैलिनिटी ने आपकी बहुत सारी जमीनों को खराब कर दिया। वाटर लॉग और सैलिनिटी ने आपकी बहुत सारी जमीनों को खराब कर दिया, जिसकी वजह से आपको आपकी जमीन कम से कम होती जा रही है। जब जमीन कम से कम हो रही है तो ऑब्वियसली वीट की प्रोडक्शन भी कम से कम होगी। सही है। नेक्स्ट, आपके फार्म के साइज बड़े छोटे, जब उनके फार्म के साइज छोटे हैं तो उनका ऑब्वियसली जो आपका जो आउटपुट है वो भी कम से कम होगा। नेक्स्ट, पानी की कमी है, शॉर्टेज ऑफ वाटर। समझ, विंटर्स में तो आपकी बड़ी शॉर्टेज होती है पानी की, रिवर्स में ज्यादा पानी नहीं आता क्योंकि स्नो मेल्ट नहीं हो रही होती, मॉनसून नहीं होती। नेक्स्ट, आप ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हो, आप ट्रेडिशनल मेथड यूज करो जिससे से आपका आउटपुट कम है। तो सवाल था कि पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट क्यों नहीं है, वीट की प्रोडक्शन क्यों लो हो रही है, पाकिस्तान को वीट इंपोर्ट क्यों करना पड़ता है। इस अलग अलग तरीकों से आपके सवाल आ सकता है, इन सबका जवाब सेम है। आप ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हो, पानी की कमी है, आपके जमीन कल्टिवेबल लैंड आपकी कम बची है, और स्मॉल फार्म्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है और सप्लाई नहीं बढ़ रही, सप्लाई कम हो रही है इस वजह से। सही है। वीट की ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट, वीट को पानी चाहिए 200 till 500 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। अगर ये रेनफॉल नहीं मिलेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर ये नहीं मिलेगी आपको तो क्या करना पड़ेगा? आपको इरिगेशन,
आर्टिफिशियल वे ऑफ सप्लाइंग वाटर टू योर क्रॉप्स। अगर रेनफॉल डिमांड पूरी नहीं कर रही पानी की तो आपको इरिगेशन करना पड़ेगा। वन वीक को पानी चाहिए 200 till 500 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल पूरी क्रॉप के लिए, पूरे 5-6 महीने। टेम्परेचर इसको कैसा चाहिए होता है? टेम्परेचर इसको चाहिए 10 to 20 डिग्री एट द टाइम ऑफ सोइंग। थोड़ी सी ठंडक चाहिए। ऑब्वियसली जब ये रबी क्रॉप है इसका मतलब लगती है विंटर में। जब भी विंटर में लगती है तो ऑब्वियसली उसको टेम्परेचर भी 10 to 20 डिग्री चाहिए। थोड़ी सर्दी चाहिए इसको जब आप कल्टीवेट करते हो। हार्वेस्टिंग के वक्त इसको थोड़ी सी गर्मी चाहिए, 25 से 30 डिग्री चाहिए इसको टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। ये इसकी ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट में पढ़ा रहा हूँ। सॉइल कैसी चाहिए? सॉइल इसको चाहिए, ये भी हम सारे नेचुरल इनपुट्स, ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट सारे नेचुरल इनपुट्स की बात करेंगे। सॉइल कैसी चाहिए? एलुवियल सॉइल चाहिए, लोमी सॉइल चाहिए, क्ले सॉइल चाहिए। जमीन कैसी चाहिए? फ्लैट एंड वेल ड्रेन्ड लैंड हो। तो बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्यों चाहिए हमने सब ऊपर पढ़ा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ इनपुट्स में। और सनशाइन क्यों चाहिए? राइपनिंग के लिए, पकने के लिए। ये इसकी ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट है। क्लियर? HYV सीड्स ये बड़े इंपॉर्टेंट है। वीट के HYV सीड्स के नाम पता होना चाहिए, मैक्सी पाक और शाह खान 95। दो HYV सीड। HYV सीड्स कौन से सीड्स होते हैं? जो ज्यादा पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, ड्राउट रेजिस्टेंट होते हैं, जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव होती है, इससे क्रॉप की यील्ड ज्यादा बेहतर होती है। ये HYV सीड्स होते हैं, अच्छे सीड्स होते हैं। सही है? मैक्सी पाक और शाह खान 95 ये दो इसके वीट के बाय प्रोडक्ट है। ओ सॉरी, वीट के HYV सीड्स हैं, शाह खान 95 और मैक्सी पाक। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पास्ट पेपर का क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन इनपुट्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज इन द वीट प्रोडक्शन। कि ह्यूमन इनपुट्स ने कैसे कंट्रीब्यूट करा है वीट के प्रोडक्शन में। तो ऑब्वियसली आप इनपुट्स लिख दोगे, ह्यूमन इनपुट्स बोल रहा है, ह्यूमन इनपुट्स तो नेचुरली नहीं लिखोगे। जमीन, सॉइल, वाटर, रेनफॉल। रेनफॉल नहीं लिखो, इरिगेशन लिख सकते हो। सॉइल नहीं लिख सकते, लैंड नहीं लिख सकते, क्लाइमेट नहीं लिख सकते। ह्यूमन इनपुट्स के बारे में बता दोगे। ह्यूमन इनपुट्स की मैंने आपको पूरी इंपॉर्टेंस समझाई थी, वो सब लिखोगे। मशीन क्यों चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर क्यों चाहिए, कैसा चाहिए, उससे क्या होगा, मशीन कैसी चाहिए, उससे क्या होगा, पेस्टिसाइड क्यों चाहिए, और HYV सीड चाहिए होते हैं, और मशीनरी की हमने बात कर ली। फिर इरिगेशन सिस्टम, कैनाल और ट्यूबवेल आप यूज करते हो। गवर्नमेंट इंसेंटिव चाहिए होते हैं। गवर्नमेंट एक प्राइस डिटरमाइन कर दे कि भाई इससे कम का कोई फार्मर नहीं बेचेगा तो फार्मर का प्रॉफिट ज्यादा हो। ठीक है, गवर्नमेंट वीट की प्राइस को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट वीट की प्राइस लगा देती कि भाई 500 रुपए के आप बेच सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। ठीक है, ये कर सकते हो। फिर सवाल है व्हाई डू फार्मर्स यूज HYV सीड्स। भाई HYV सीड्स क्यों यूज करते हैं? वैसे मैंने अभी आपको सब समझाया। पेस्ट रेजिस्टेंट है, ड्राउट रेजिस्टेंट है, क्वालिटी क्वांटिटी इंप्रूव होती है, कीड़े वीड़े ज्यादा इनको नहीं पड़ते। सही है, ये हमने पूरा वीट को डिस्कस करा। वीट की ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट, वीट की प्रोडक्शन क्यों बढ़ रही है, वीट की प्रोडक्शन क्यों कम हो रही है, वीट का पूरा प्रोसेस और वीट क्या क्या चीजें। सही। अब राइस पर आ जाओ। राइस एक खरीफ क्रॉप है, मतलब समझ जाओ। खरीफ क्रॉप का मतलब क्या होता है? खरीफ क्रॉप का मतलब है कि ये लगती है विंटर्स में, ये लगती है समर्स में और हार्वेस्ट होती है विंटर में। अप्रैल मई में लगती है इसको। अभी देखो खरीफ क्रॉप क्यों है ये भी मैं आपको समझा देता हूं कि राइस एक खरीफ क्रॉप क्यों है। क्योंकि इसको टेम्परेचर गर्म चाहिए एट द टाइम ऑफ सोइंग। हार्वेस्टिंग वक्त भी इसको ज्यादा ठंडा टेम्परेचर चाहिए नहीं, इसको एट द टाइम ऑफ सोइंग तो गर्म टेम्परेचर चाहिए और पानी ज्यादा से ज्यादा चाहिए। और पानी ज्यादा से ज्यादा कब मिलता है आपको? समर्स में मिलता है, जब मानसून ज्यादा होती है, जब रिवर में ज्यादा पानी होता है। तो राइस की क्रॉप होती है खरीफ क्रॉप, और राइस एक कैश क्रॉप है। वीट स्मॉल स्केल सब्सिस्टेंस फार्मर भी ग्रो कर सकता है क्योंकि पानी कम चाहिए, मुश्किलें कम होती है। राइस लाजमी कैश क्रॉप है, और राइस आपकी एक्सपोर्ट भी होती है। आपके बहुत हद तक जो राइस है बासमती, बड़े अच्छे राइस है आपके, वो एक्सपोर्ट होते हैं। राइस आपकी मेजर एक्सपोर्ट है एग्रीकल्चर में। ठीक है, राइस कुछ ऐसे दिखते हैं, ये राइस की फसल होती है। थोड़ा सिमिलर है वीट से, पर वीट के जो ये लीव्स वगैरह भी होते हैं
वो आपके गोल्डनिश ही होते हैं, येलो ही होते हैं, पर इसके ना ग्रीन होते हैं। इससे आप फर्क आइडेंटिफाई करोगे। और राइस का ये, इसको फ्लडेड फील्ड चाहिए होती है, इसको हम पढ़ते हैं अभी। नॉर्मली इसको कमर्शियल फार्मर ही ग्रो करता है, बड़ा फार्मर ही, अमीर फार्मर ही ग्रो करेगा। गरीब फार्मर तो सोच भी नहीं सकता, इतना पानी चाहिए, इतना पानी गरीब फार्मर लाएगा कहाँ से। और राइस के चोचले भी ज्यादा है, मसले बहुत है, तो इसलिए गरीब फार्मर, स्मॉल स्केल फार्मर, सब्सिस्टेंस फार्मर राइस की क्रॉप पे कभी हाथ डालते ही नहीं, वो वीट ही ग्रो करता है। अब प्रोसेसेस पर आ जाओ, राइस ग्रो कैसे होती है। राइस एक तो नर्सरी में ग्रो होती है। सबसे पहले इसके लिए दो फील्ड चाहिए, दो जमीनें चाहिए होती हैं। एक इसको चाहिए नर्सरी, जहां पर सबसे पहले राइस ग्रो होगा फ्लडेड फील्ड में, और दूसरा पहले इसकी रीट्रांसप्लांटेशन होती है टू द मेन फील्ड। दो फील्ड चाहिए होती है इसको। सबसे पहले नर्सरी में जाता है राइस। सबसे पहले इसको नर्सरी में आप सोइंग करोगे, सबसे पहले नर्सरी में फ्लड लाओगे, पूरा पानी से घेर दोगे। पानी बहुत चाहिए इसको, बहुत चाहिए भाई। राइस सीड्स आर फर्स्ट सोन इन नर्सरी। जब सीडलिंग 9 इंच का हो जाएगा, जब सीडलिंग 9 इंच का हो जाएगा, सीडलिंग मतलब पौधा, राइस का पौधा इन द नर्सरी 9 इंच का हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे, उसको निकालोगे और उसको लगा दोगे मेन फील्ड में। फिर राइस के पौधे को, सीडलिंग को निकाल के मेन फील्ड के अंदर लगा दोगे, तो रीट्रांसप्लांट करोगे आप। समझे? ये जो ट्रांसप्लांटेशन होती है ना, ये बड़ी मुश्किल होती है। ये आपका स्पेशलाइज स्किल लेबर ही कर सकता है। ये छोटा, ये आपके फैमिली मेंबर्स नहीं कर सकते, यानी स्किल लेबर आपका नहीं कर सकता। स्किल आपको स्किल लेबर ही चाहिए। नर्सरी से आपने पौधा निकाला, नर्सरी में सबसे पहले आपने सोइंग करी, पौधे को बड़ा करा। जब वो 9 इंच का हो गया, फिर आप क्या करोगे, मेन फील्ड को तैयार करोगे। मेन फील्ड में भी आप ऐसे ही फ्लड लाओगे, पूरी फ्लडेड फील्ड बना दोगे। फिर फ्लडेड फील्ड बना दिया आपने, उसके अंदर पानी कितना डालोगे, 6 to 9 इंच का पानी, खड़ा पानी, खड़ा पानी। अगर आपकी ये जमीन है तो यहां तक आपका पानी होगा, 6 to 9 इंच का आपका खड़ा पानी, फ्लडेड फील्ड होनी चाहिए। फिर क्या करेगा फार्मर, यहां से बड़े आराम से निकालेगा उसको रूट्स के साथ, नर्सरी से पौधे को रूट्स के साथ निकालेगा, और मेन फ्लडेड फील्ड में जहां पर पानी भरा हुआ है, जगह बनाकर उसको ऐसे प्लेस करेगा कि वो पानी से बह भी ना जाए। मुश्किल काम है ये। मेन फ्लडेड फील्ड में उसको प्लेस करेगा, सॉइल में जगह बनाएगा, फिर उसको रूट्स को अच्छे से अंदर डालेगा, और फिर सॉइल को दोबारा से उसको सेम करेगा। ऐसे करके एक एक पौधा जाके वो लगाएगा। इसलिए बड़ा इसमें ह्यूमन लेबर चाहिए। ये मशीन आपका काम नहीं कर सकती अभी। इसमें आपको ह्यूमन लेबर ही चाहिए, निकाल के दोबारा से अच्छे से तरीके से लगाना है। इसलिए स्मॉल के सबसे फार्मर नहीं करते काम। राइस फील्ड्स आर केप्ट फुल ऑफ वाटर ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द ग्रोइंग पीरियड। पर जब आपको इरिगेशन, जब आपको हार्वेस्टिंग करनी होती है, तो आप उसमें से पानी निकालते हो, तो आप वाटर को ड्रेन करते हो हार्वेस्टिंग से पहले। हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेशिंग होगी। राइस और वीट, मैंने आपको हमेशा कहा, राइस और वीट की आप थ्रेशिंग करते हो, उसको मारोगे, उसमें से ग्रेन और उसका छिलके को अलग करोगे। और राइस का बाय प्रोडक्ट होता है हस्क। हस्क और ग्रेन को थ्रेशिंग के जरिए आप अलग अलग करोगे, सेपरेट करोगे। फिर जब राइस की फसल निकल गई, आपने वो ग्रेन निकाल लिया, फिर आप उसको भेज देते हो टू द राइस मिल, और राइस मिल में उसके प्रोसेस होते हैं, पॉलिश होता है, और फिर जाके वो पैक होते हैं, और फिर आपका कंज्यूम होता है। राइस का ही नहीं होता सिर्फ क्रॉप से निकाला, क्रशिंग करी और बेच दिया, नहीं। राइस मिल में जाएगा, पॉलिश होगा, सफाई होगी, और फिर जाके वो कस्टमर तक पहुंचता है। समझे? राइस का बाय प्रोडक्ट होता है हस्क, और हस्क किससे यूज होता है, कार्डबोर्ड में। कार्डबोर्ड में यूज होता है हस्क। राइस का HYV सीड क्या है, इरीपाक और बासमती। बासमती चावल तो बड़ा कॉमन है, हमने कॉमन नाम सुना, बिरयानी के लिए आपको बासमती चावल चाहिए होता है। तो इरीपाक और बासमती, ये दो इसके HYV सीड्स हैं, इरीपाक और बासमती। इरीपाक और बासमती, इसका बाय प्रोडक्ट क्या, हस्क। किस लिए यूज होता है, कार्डबोर्ड में। राइस को कैसी, राइस की पूरा ग्रोइंग प्रोसेस क्या होता है, उसको दो फील्ड चाहिए। सबसे पहले नर्सरी में 9 इंच का जब पौधा हो जाता है, उसको निकाल के मेन फ्लडेड फील्ड में डाला जाता है,
और फिर वहां पर क्रॉप ग्रो होती है बाकी। और फिर जब हार्वेस्टिंग के वक्त आप उसका पानी को ड्रेन करते हो। ये पूरा हमने राइस के बारे में पढ़ा। राइस की ज्योग्राफिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? सॉइल और लैंड तो सेम है, टेम्परेचर और पानी में फर्क होता है, रेनफॉल में फर्क होता है। रेनफॉल इसको चाहिए होती है 1270 1500 से लेकर 2000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। 2000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल उसको चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपको ऑब्वियसली इरिगेशन करनी पड़ेगी, और लाजमी इसमें इरिगेशन करनी ही पड़ती है। वीट को तो कभी कभार बारिश मिल जाती है तो चल जाता है, पर राइस में तो इरिगेशन करनी पड़ेगी, इतनी बारिश आपके पास नहीं होती। टेम्परेचर इसको कैसा चाहिए? सोइंग के वक्त भी, हार्वेस्टिंग वक्त भी इसको थोड़ा गर्म टेम्परेचर ही चाहिए। अप्रैल मई में लगता है जब 25 to 30 डिग्री आपका टेम्परेचर होता है, और हार्वेस्टिंग के वक्त भी आपको कुछ ऐसा ही टेम्परेचर चाहिए होता है, थोड़ा गर्म ही चाहिए होता है। और सॉइल और लैंड तो आपका बिल्कुल सेम है, सनशाइन भी सेम है। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द कल्टीवेशन ऑफ राइस इज लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव क्यों है? क्योंकि आपको नर्सरी लगानी पड़ती है, उसमें सोइंग करनी पड़ती है, फिर आपको पानी वहां पर डालना पड़ता है, फिर आपको ट्रांसप्लांटेशन करनी पड़ती है, इरिगेशन करनी पड़ती है, फर्टिलाइजिंग करने पड़ते हैं। वो सारे जो हमने प्रोसेसेस हैं, वो सारे प्रोसेसेस करने के लिए आपको लेबर चाहिए, समझे? हार्वेस्टिंग के लिए आपको लेबर चाहिए, थ्रेशिंग के लिए आपको लेबर चाहिए, वीडिंग के लिए, अनवांटेड प्लांट्स के लिए आपको लेबर चाहिए, समझे? Why rice is not grown in areas which only practice बरानी फार्मिंग? बरानी फार्मिंग के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। बरानी फार्मिंग वो होती है जो सिर्फ रेनफॉल पर डिपेंड करे, जो इरिगेशन नहीं करती। तो अगर रेनफॉल पर डिपेंड कर रहे हो तो अभी मैंने बताया कि राइस को कितना पानी चाहिए, 1270 से लेकर 2000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। इतनी तो भाई बारिश ही नहीं है, क्या करोगे? इरिगेशन करनी पड़ेगी, और इरिगेशन बरानी फार्मर करता नहीं है, तो आपकी बारिश कम होती है। और 1270 तो इतनी आपकी बारिश होती ही नहीं है। राइस को बहुत पानी चाहिए, इसलिए किसी भी एरिया में आपकी इतनी बारिश नहीं होती, तो बरानी फार्मिंग हो ही नहीं सकती राइस की। इसमें नाउ फिजिकल इनपुट कैन इंक्रीज राइस यील्ड। ये इंपॉर्टेंस ऑफ इनपुट्स के बारे में लिख दोगे कि रेनफॉल 1270 से 2000 होगा तो उसको किसी क्रॉप की ग्रोथ ज़्यादा होगी, सनशाइन होगी तो पकेगी, गर्मी मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस होगा। सॉइल आपको अलूवियम, लूमी या क्ले चाहिए। वाई डू फार्मर्स यूज HYV सीड्स? वीट में भी हमने ये पढ़ा था, वो भी सेम है, डिट्टो सेम है, ठीक है। HYV सीड्स क्या है? इरी पाक और बासमती। राइस एक खरीफ क्रॉप क्यों है? क्योंकि उसको सोइंग के वक्त टेम्परेचर गर्म चाहिए, उसको हार्वेस्टिंग में टेम्परेचर गर्म चाहिए, उसको पानी ज्यादा चाहिए होता है। वो आपको खरीफ क्रॉप के टाइम ड्यूरेशन में मिलेगा, समर्स में आपको मिलेगा, इसलिए। वाई इज एन इंक्रीज इन राइस प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट? भाई राइस प्रोडक्शन को हमें क्यों बढ़ाना चाहिए? क्योंकि भाई आपकी डिमांड ज्यादा है, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा हो रही है। जब पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो आपको अपनी सप्लाई को तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर सप्लाई को नहीं बढ़ाओगे तो शॉर्टेज क्रिएट होगी, राइस की क्रॉप के पैसे बढ़ेंगे, या हो सकता है आपको इम्पोर्ट ज्यादा करनी पड़े। तो इम्पोर्ट आपको कम से कम करनी पड़े, इसलिए आप राइस की फील्ड को, राइस की यील्ड को आप बढ़ा रहे हो। और अगर आपने यील्ड को बढ़ाया तो एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, आपका BOP पॉजिटिव में जाएगा। समझ आई? ये था वीट और राइस, आसान। फिर नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे कॉटन और शुगर केन। अगर आपको कुछ देखना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। ये हमने सारा राइस के बारे में पढ़ा, फिर हमने ये सब वीट के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।